हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज फिर से आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास कंटिन्यू चल रही है। रोज़ हमारी एक क्लास होती है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी क्लास होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दीजिए कैसे हैं सब लोग। लॉकडाउन में सब लोग अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, आई थिंक सो। और दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन भी कर रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन कर रहे होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब तक हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तब तक पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो मेंटली भी स्ट्रांग रहना है और फिजिकली भी क्या रहना है, स्ट्रांग रहना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो हमारा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेशन है और इससे पहले हम कई सारे सेशन कर रखे हैं और हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, पहला चैप्टर जिसे स्ट्रेस स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। आज हम उसको और फर्दर कंटिन्यू आगे क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर है ना? इधर देखना। और ये हमारा सेशन है किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है, इधर देख लो। कि अगर हम बात करते हैं गेट पेपर की, गेट का एग्ज़ाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हुआ और हमारा स्टेट लेवल के जितने भी AE और JE लेवल के जो पेपर होते हैं, स्टेट में जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के जो भी पेपर है उनके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा, PSUs के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल, जहाँ पे भी आता है वहाँ पे भी हेल्पफुल है। और SSC JE, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन क्या होगा, यूजफुल होगा। बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जिसे हम SOM बोलते हैं इन शॉर्ट, अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर है? तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत से बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से जल्दी बता दीजिए सबको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दीजिए सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। एक बार कमेंट करो और बता दो कि हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। क्लियर है? और अच्छा लग रहा है तो देरी किस बात की, इस वीडियो क्या करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्या कर दो, प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुमको क्या मिल जाए, इजीली मिल जाए। क्लियर है इतना? इधर देखो, हम बात करेंगे कि कल सर आपने स्ट्रेस की बात की थी, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस प्रेशर बता दिया था, सब कुछ समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेस के बाद एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जो सब्जेक्ट का नाम भी है। कि यहीं से हमको पता चला स्ट्रेंथ होती क्या है। इधर देखना, फील करना कि एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है। कि कल मैंने देखा था कि किसी भी मेंबर पे अगर मैं कोई लोड लगा रहा हूँ, ये क्या है, हमारा मेंबर है, ठीक है, हमारा मेंबर, इस पर मैंने लोड लगाया, इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सियल लोड, सब जानते हैं। और दोनों साइड से लोड लगेगा तभी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन वगैरह आएंगे या फिर स्ट्रेस जनरेट होगी। एक साइड से अगर लोड लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ये बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी ना होकर डिस्प्लेस बॉडी हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते थे, रिजिड बॉडी भी बोलते थे। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है ना? तो इसको डिफॉर्मेबल बनाना है तो दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना होना चाहिए जो इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट करे। पहली चीज़ तो ये क्लियर रखनी है। क्लियर है? अब दूसरी चीज़, इधर आ जाओ कि सर अगर मान के चलो मैं P को इंक्रीज कर रहा हूँ, इफ़ P इंक्रीजेस, मैं लिख सकता हूँ इफ़ P इंक्रीजेस मीन्स ये जो एक्सटर्नल लोड है इसको अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो कल हमने देखा था स्ट्रेस और हमारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीजेस। क्या इतना क्लियर है सबको? अगर मैं एक्सटर्नल लोड को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस की क्षमता भी क्या होगी, कुछ हद तक इंक्रीज होगी। जैसे मैंने अभी लोड लगा दिया, देखो इधर देखो कि मैंने अभी लोड लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, इसने रजिस्ट कर लिया। मैं और लोड लगा रहा हूँ, इसका मतलब और रजिस्ट कर रहा होगा, ज़्यादा रजिस्ट कर रहा होगा, एक लिमिट तक रजिस्ट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इतना हम जानते हैं। क्लियर है ना? इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इफ P को P1 तक ले गया, क्या किया, इंक्रीज करके P1 तक ले गया, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अगर मैं मान लेता हूँ ये क्या है, F1, कुछ भी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स F1 था स्टार्टिंग में, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या है, F1। तो हमारा ये F मान लो, तो हमारा ये F1 तक पहुँच जाएगा, वेयर F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। कि जितना लोड हम बढ़ाएंगे उतना ही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स आएगा। अगर मैं बोलता हूँ P2 तक ले गया मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, वेयर F2 भी क्या होगा, P2 के बराबर होगा। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सिग्मा जो होता है स्ट्रेस, जिसे हम स्ट्रेच बोलते हैं, वो क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स हमारा क्या है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या तरह क्लियर है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और IRF की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल लोड के बराबर है, तो P/A हम लिख सकते थे, इसकी यूनिट होती थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबको क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब कि P1 अगर मैं बढ़ाऊंगा, P1 मतलब ये लोड बढ़ा रहा हूँ, F1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
P2 बढ़ा रहा हूँ तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बढ़ रहा है, क्या ये बढ़ता ही रहेगा? तो यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते P की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कि अब इतना ही रजिस्ट कर पा रहा है, इससे ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पा रहा, और P की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मैक्सिमम देगा या कि नहीं देगा? मीन्स ये जो वैल्यू है क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है, रजिस्टिंग फोर्स, ये क्या है? मैक्सिमम। फोर्स की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। फोर्स इज मैक्सिमम। मीन्स इससे ज़्यादा अगर हमने लोड बढ़ाया तो ये क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, अब ये बियर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये जो फोर्स है इतना ही बियर कर सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मटेरियल इससे ज़्यादा लोड बियर नहीं कर सकता? तो इस मटेरियल की लोड बियर करने की क्षमता क्या है? एफ मैक्सिमम है। और अगर इसकी हेल्प से मैं स्ट्रेस निकालता हूँ, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल के, उसी को बोल देते हैं हम स्ट्रेंथ, कि इससे ज़्यादा इसकी क्या है? स्ट्रेंथ नहीं है, कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कि मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटीरियल कैन बी बियर विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर इज नोन एज क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या इतना क्लियर है सबको? तो यहीं से हम डिफाइन करेंगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इधर देख लो, आ जाओ इधर देख लो, क्या मैं लिख दूं? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल लिख दूं? इधर देखो, हम लिख देंगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मीन्स स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बता दो जो बियर क्या कर सकता है? मटीरियल कर सकता है विदाउट एनी फेलियर। इधर देखना कि मैं तुरंत बोल दूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ये अगर मैं बात करूंगा तो ये होती क्या है? इधर देख लो। इसका मतलब ये हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, यहां लिख लेना, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटीरियल can bear without any failure or fracture, is known as strength of material। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो कि अगर कभी भी स्ट्रेंथ की बात करें, कि मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करें, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बता दो जो मटेरियल बियर कर सकता है विदाउट एनी फेलियर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्लियर है ना? अब लेकिन ये जो स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं, इधर समझना चीज़ों को कि सर स्ट्रेस कौन सी बताएं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बताएं कौन सी, कि ये स्ट्रेंथ को डिफाइन करें। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था पहली क्लासेज में, हमने जैसे डिस्कस किया था कि सर जैसे जैसे लोड की कंडीशन चेंज होती है ऐसे ऐसे स्ट्रेस भी तो चेंज होती है। कि अगर मैं नॉर्मल लोड लगाता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस आती है, अगर मैं शियर लोड लगाता हूं तो शियर स्ट्रेस आती है, अगर मैं बेंडिंग लोड लगाता हूं तो बेंडिंग स्ट्रेस आती है, अगर मैं ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाता हूं तो ट्विस्टिंग स्ट्रेस आती है या फिर टॉर्सनल स्ट्रेस आती है, और फटीग लोड लगाता हूं तो उसकी वजह से कुछ और स्ट्रेसेज आती हैं। सर इसमें से कौन सी स्ट्रेस बता दें कि इससे हमको पता चल जाए इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि सर अब पता ही नहीं चल रहा, स्ट्रेस तो सारी हैं लेकिन कौन सी हमको डिस्क्राइब करनी है। क्या इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक अजम्पशन माना था, अभी लास्ट क्लास में हमने बोला था कि अजम्पशन के दौरान मटेरियल को हमें क्या कराना है? ओबे द हुक्स लॉ, मीन्स इलास्टिक लिमिट तक पढ़ना है, और इलास्टिक लिमिट हमेशा डक्टाइल मटेरियल्स में आती है, ब्रिटल मटेरियल में नहीं आती। तो अब हमको ये जरूरी हो गया जानना कि कौन से मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं और उस मटेरियल की हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग स्ट्रेस पता करेंगे कि इतनी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग स्ट्रेस है। मीन्स ये यहाँ के बाद इंडिकेशन दे देती है कि फेलियर हो जाएगा, और उसी को मानेंगे हम क्या है कि ये हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद का लोड अब मत लगाओ, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? तो जैसे जैसे लोडिंग कंडीशन डिफरेंट होंगी और जैसे जैसे मटेरियल भी डिफरेंट होंगे, उनके अकॉर्डिंग पे हम डिफाइन कर पाएंगे कि इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग जो स्ट्रेस है या फिर लिमिटिंग वैल्यू है जिसे ये बियर कर सकता है, उसी को हम स्ट्रेंथ डिफाइन कर देते हैं। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नोट्स बनाते रहना, साथ ही साथ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्या इतना क्लियर है? इधर देखना, अब यहाँ से बात आती है कि सर बिल्कुल ठीक है कि अब जैसे ही ये हमें स्ट्रेंथ पता चल गई, हमको क्या पता चल गई? स्ट्रेंथ पता चल गई। अब स्ट्रेंथ से हमें करना क्या है? अब हमको करनी है इसकी डिजाइन। क्या करनी है? डिजाइन। कि अगर मान के चलो ये कोई मार्कर है, ये क्या है? मार्कर, या फिर ये कोई बीम है,
इस बीम को मुझे यूज करना है तो ये कितना लोड बियर कर सकती है, और अगर इस पर लोड लगेगा तो इसके क्रॉस सेक्शन की वजह से मेरे को स्ट्रेस निकालना पड़ेगा कि लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस आएगा कि ये जितना स्ट्रेस बियर कर पाएगा उतना ही हम लोड लगाएंगे। तो ये पता कैसे चलेगा, हमको एक डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। और डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या बोलता है, पहले इसकी टेस्टिंग करो, इसकी क्या करो, टेस्टिंग करो, इस स्पेसिमेन की या फिर इस मटेरियल की या फिर इस मेंबर की टेस्टिंग करो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करो कि कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब एप्लीकेशन के दौरान उससे कम ही स्ट्रेस हम क्या रखेंगे, एप्लीकेशन में रखेंगे, ताकि ये मटेरियल सेफ रहे यूज करते दौरान। अब इधर देखो, जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के दो क्राइटेरिया हैं कि दो तरह से डिज़ाइन की जाती है। एक जो डिज़ाइन होती है उसे बोलते हैं हम बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, कि जैसे हमने बात की अभी स्ट्रेंथ की। दूसरी होती है रिजिडिटी क्राइटेरिया। रिजिडिटी को हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि रिजिडिटी होती क्या है, कि कितना वो डिफॉर्मेशन बियर कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, उसी को हम बोलते हैं रिजिड स्ट्रक्चर। जैसे हमने रिजिड बॉडी की बात की, रिजिड बॉडी का मतलब ये था कि उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आने चाहिए। मीन्स अगर मटेरियल में यूज कर रहा हूं तो उसमें डिफॉर्मेशन ना आए, जितने कम डिफॉर्मेशन आएंगे उतना ही स्ट्रक्चर क्या होगा, रिजिड होगा। तो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं कि रिजिडिटी क्राइटेरिया की हेल्प से, और दूसरा हम चेक कर सकते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इधर देखना कि डिज़ाइन क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, किसकी, डिज़ाइन क्राइटेरिया, ये यूज होंगे आगे जाके, अभी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दो बेसिस पे होता है। फर्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। और ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या है, इधर देखना कि स्ट्रेंथ का मतलब था, हमने अभी देखा स्ट्रेंथ का मतलब था क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, देखो यही था ना। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल में जितनी स्ट्रेस आ रही है लोड के दौरान उसको पता करो, और मैक्सिमम जो स्ट्रेस हो सकती है उसमें जो बियर कर सकता है उसे बोलते हैं फेलियर स्ट्रेस, कि इसके बाद अब फेलियर हो जाएगा तो उससे ज़्यादा तो रखनी नहीं है। तो उससे ज़्यादा नहीं रखनी, तो सेव करने के लिए स्ट्रेस उससे कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल सही है। इधर देखना, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अगर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बेसिस पर अगर डिजाइन करना है तो जो स्ट्रेस आ रही है, मान के चलो सिग्मा इंड्यूस्ड बोल दो इसे, सिग्मा इंड्यूस मतलब जो हमारी मटेरियल में क्या हुई है, डेवलप हुई है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, या फिर इक्वल टू किसके, सिग्मा फेलियर के, कि इस पे फेलियर हो जा रहा है मटेरियल तो स्ट्रेस इससे कम ही होनी चाहिए। और इस तरह से अगर हमने डिजाइन कर ली तो हमारा मटेरियल सेफ हो जाएगा, कि हमने जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड की या स्ट्रेस जो डेवलप हुई मटेरियल में उसको सेव कर लिया, मतलब लेस देन कर लिया, किससे, फेलियर से। अब ये जो फेलियर स्ट्रेस है इनको चेक करना, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं क्या, फेलियर स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेस। ये फेलियर स्ट्रेस निकलती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से निकालेंगे, हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और उस उधर कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके हम फेलियर स्ट्रेस क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और ये इंड्यूस्ड है, ये जब अब हमने पढ़ा था, हमारा मेन काम क्या है, मेन एम जो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, हमने बोला था टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, ये हमारा काम है। तो अब सॉम में हम धीमे धीमे जैसे जैसे लोड में चेंज करूंगा ऐसे ऐसे स्ट्रेस जनरेट होगी, और जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वही स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्ट्रेस है। तो क्या ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो निकलेगी सॉम की इक्वेशन से निकलेगी। अब हम सॉम की इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट यूजिंग सॉम इक्वेशंस, सॉम की इक्वेशन से हम इनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डिज़ाइन क्राइटेरिया बता देगा कि हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है। क्लियर है ना, इधर देखना। तो अब यहाँ पे बात आती है फेलियर स्ट्रेस। क्या, फेलियर स्ट्रेस। फेलियर स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, इधर देखना कि सर फेलियर स्ट्रेस अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लिखना है, फेलियर स्ट्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोल दिया कि ये मान के चलो मार्कर है 250 मेगा पास्कल पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मीन्स ये 250 मेगा पास्कल बियर कर सकता है मैक्सिमम। हमने बोला टेस्टिंग करके कि सर ये 250 मेगा पास्कल बियर कर सकता है, तो क्या मैं 250 मेगा पास्कल के बराबर उससे थोड़ा सा कम रखूंगा क्या, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब इसकी टेस्टिंग की थी तो सारी आइडियल कंडीशन लेके टेस्टिंग की थी। इसका मतलब अगर गलती से 250 मेगा पास्कल हमने एक्यूरेट ले लिया, हमको इसके थोड़ा सा नीचे ही सेव करना पड़ेगा, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते बिल्कुल।
उसके ऊपर तो जा नहीं सकते, उसके बराबर भी नहीं जाना, तो हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं जो वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम से ही क्या करें, बचा लें। जैसे 250 से मेगा पास्कल तक हम इंड्यूस जाने ही ना दें, जो जनरेट हो रही है वो 250 तक जाने ही ना दें। हम पहले से ही बोल दें कि यहाँ पर 250 तो इसकी परमिसिबल स्ट्रेस थी कि जो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बियर कर सकता है, तो इससे मतलब 250 तक डिजाइन नहीं करना है, उससे थोड़ा सा कम ही कर लो, 240 तक सेव कर लो, ऑटोमेटिकली 241-42 तो सेव हो जाएगा, क्योंकि उसकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या है, 250 मेगा पास्कल है। क्या इतना क्लियर है? तो ये फेलियर स्ट्रेस जो निकल के आती है वो निकल के आती है परमिसिबल स्ट्रेस, बता दो मटीरियल की क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस और डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये क्वेश्चन में देता है तो ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको हम एफ से इंडिकेट कर लेते। एफ से तो यहाँ फोर्स इंडिकेट कर रहे थे, किसी से भी इंडिकेट कर लो, FOS लिख लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS। क्लियर है ना? इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर देता है कि बोला कि कुछ सेफ्टी लेके चलो, सेफ्टी देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो परमिसिबल स्ट्रेस ही क्या होगी, फेलियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा फेलियर इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल के बराबर ही हो जाएगा, परमिसिबल इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट गिवन, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट गिवन। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ रहा है, इधर देखो, क्लियर है, इधर देखो। तो ये तो हमने देख लिया कि फेलियर स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता चल गया। सॉम की इक्वेशन से इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकालेंगे। जैसे ये सॉम की इक्वेशन है, अगर मैं एक्सियल लोड लगा रहा था किसी भी मेंबर पे, जैसे एग्जांपल में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इधर देखना कि अगर मैं एक्सियल लोड लगाता हूँ, नॉर्मल एक्सियल लोड लगाता हूँ, नॉर्मल एक्सियल लोड, तो हमारे पास एक स्ट्रेस आएगी जिसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या वो स्ट्रेस जो होती है लोड अपॉन एरिया कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आ गई। ये जो नॉर्मल आई है ये क्या आई है, इंड्यूस्ड आई है कि इतनी हमारी जनरेट होगी लोड लगाने की वजह से, और इसको किससे कम करना है, इस फेलियर से कम करना है, तभी हमारी क्या होगी, डिजाइन सेफ रहेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये डिजाइन हो रही है मटीरियल की डिजाइन का मतलब है कि मटीरियल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो दूसरा क्या है, रिजिडिटी क्राइटेरिया। दूसरा क्या है, रिजिडिटी क्राइटेरिया, और दूसरा हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया है, और रिजिडिटी क्राइटेरिया की हेल्प से भी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। इधर देखना, रिजिडिटी का मतलब अभी हमने बताया, इधर देखते रहो। पहला तो ये हो गया स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और दूसरा हम बात कर रहे हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। क्या अभी हमने फेलियर स्ट्रेस लिखा, इसको मटेरियल के लिए देख लो फेलियर स्ट्रेस क्या क्या होती है। कि अगर मैं स्टैटिक लोड की बात करूं तो 3 तरह के फेलियर स्ट्रेसेज हमारी, इधर देखना, फेलियर स्ट्रेसेज जो हैं 3 तरह की हैं। फेलियर स्ट्रेसेज तीनों कंसीडर करते हैं, किस किस के लिए कंसीडर करते हैं, इधर देखना कि सबसे पहले एक तो सुना होगा यील्डिंग स्ट्रेस, यील्डिंग स्ट्रेस नाम सुना होगा लोगों ने, ये सब फेलियर स्ट्रेस इंडिकेट करती हैं। दूसरी हमने सुनी होगी अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये सब बताएंगे यील्ड क्या होती है, अल्टीमेट क्या होती है। और थर्ड सुनी होगी एक सबने, इंड्योरेंस स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। क्लियर है ना, इंड्योरेंस स्ट्रेस और इंड्योरेंस स्ट्रेस। तो ये दोनों तो होती हैं स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए यूजफुल होती हैं, यूजफुल फॉर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। जब स्टैटिक लोडिंग कंडीशन होगी मीन सब कुछ क्या होगा, स्टैटिक होगा, तब हम ये वाली स्ट्रेसेस को फेलियर स्ट्रेस कंसीडर करेंगे। और ये स्ट्रेस मोस्टली यूज होती है किसके लिए, डिजाइन करने के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स। और ये वाली यूज होती है किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल्स। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है? अब प्रॉब्लम आ गई है, डक्टाइल मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल क्या है। यहीं पे लिख लो एक स्टेटमेंट कि डक्टाइल मटेरियल का मतलब है विच हैज परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसे मटेरियल जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस होते हैं उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब कि एक यील्डिंग पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होंगे, और फिर मैं अगर लोड को अगर छोड़ देता हूं तो वो क्या है, उसके अंदर ही रह जाएंगे डिफॉर्मेशन, वापस से रीगेन नहीं कर सकते। क्लियर है ना, वापस से रीगेन नहीं कर सकते, और वहां पर ही परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाई देते हैं हमको, किसमें, डक्टाइल मटीरियल की में। और ब्रिटल मटीरियल में क्या होता है, विच हैज
नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, सीधा फेलियर होता है। नो इंडिकेशन बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, यहाँ पे बोल देना विच हैज इंडिकेशन बोल देना, चाहे यहाँ इंडिकेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, इंडिकेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, विच हैज नो इंडिकेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटिल मटेरियल। क्लियर है इतना? ये तो थी हमारी दोनों स्ट्रेसेस जो फेलियर स्ट्रेसेज हैं, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए यूजफुल होंगी। अगर ब्रिटिल मटेरियल है तो अल्टीमेट स्ट्रेस को हम क्या लेंगे, स्ट्रेंथ के लिए मेजर करेंगे, और अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल है तो यील्डिंग स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे, पहली चीज। ठीक है, ये इंड्योरेंस स्ट्रेस क्या है? इंड्योरेंस स्ट्रेस हमारी जो फेलियर स्ट्रेस कंसीडर की जाती है किसके लिए? फटीग लोडिंग कंडीशन के लिए, फटीग लोडिंग कंडीशन। क्लियर है ना? फटीग लोडिंग कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तब उसके केस में हम इंड्योरेंस स्ट्रेस को करते हैं कंसीडर डिज़ाइन करने के लिए, कि डिज़ाइन क्राइटेरिया जो होगा हमारा वो इंड्योरेंस स्ट्रेस, और इसी को बोलते हैं फेलियर स्ट्रेस, इंड्योरेंस स्ट्रेस ही कंसीडर की जाती है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जैसे ही फटीग लोड आ गया, ये फटीग लोडिंग कंडीशन आ गई, अब हमको फटीग लोडिंग भी जानना जरूरी है। फटीग लोडिंग होता क्या है इधर देखना, फटीग लोडिंग को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो टर्म आ रहे हैं उनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया अभी पढ़ेंगे रिजिडिटी के बेसिस पे, भूलना नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे डिज़ाइन क्राइटेरिया, एक हमने पढ़ा स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हमने पढ़े गए तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज लेस देन क्या होनी चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेस, या फिर हम बोल सकते हैं फेलियर स्ट्रेस। क्लियर है ना? और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या निकालेंगे, ये निकाल लेंगे। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि ये फेलियर स्ट्रेस मटेरियल में क्या क्या हो सकती है, तो हमने पढ़ा यील्ड स्ट्रेस हो सकती है, अल्टीमेट स्ट्रेस हो सकती है, और हमारी इंड्योरेंस स्ट्रेस हो सकती है। यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगी स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए होगी, और यील्डिंग को मोस्टली यूज किया जाता है डक्टाइल में, और अल्टीमेट को यूज किया जाता है मोस्टली क्या, ब्रिटिल मटीरियल्स में। क्लियर है ना? ब्रिटिल मटीरियल क्या होते हैं? विच हैज नो इंडिकेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, और विच हैज इंडिकेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज डक्टाइल मटीरियल्स। जिनमें एलोंगेशंस पॉसिबल हो उनको बोलते हैं क्या, डक्टाइल मटीरियल्स। जैसे इलोंगेशन पॉसिबल होगा तो हम बोल देंगे इसमें इलोंगेशन हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रेक डाउन करने की लिमिट में है, ये ब्रेक डाउन होने वाला है। लेकिन इसमें कोई भी इलोंगेशंस वगैरह आते नहीं है, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट टूट जाते हैं, कोई इंडिकेशन देते नहीं है, तुरंत इनके डायरेक्ट फ्रैक्चर होते हैं। नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स। क्लियर है इतना? इधर देखो, अब उसके बाद ये इंड्योरेंस स्ट्रेस फटीग लोडिंग की वजह से आएगी, और फटीग लोडिंग क्या है वो चेक करना है। इधर देखो, फटीग लोड यहाँ पे देख लेते हैं, फटीग लोड क्या है, फिर इंड्योरेंस स्ट्रेस की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो वो भी लिख लेंगे। इधर देखना, ये है फटीग लोड। क्या है? फटीग लोड। क्लियर है ना? फटीग लोड हमारा क्या है? फटीग लोड इज अ लोड, फटीग लोड is a load in which magnitude or direction or both magnitude and direction changes with respect to time, is known as fatigue load। इधर देखना, fatigue load। इधर देखना, अब सबसे पहली चीज कि मैं बात कर रहा हूं लोड का, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर लोड का डायरेक्शन भी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब ऐसे केसेस में हम लोड को बोलते हैं क्या है, ये हमारा फटीग लोड है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारा क्या है, फटीग लोड है। लेकिन ये क्या है, ये लोड ऐसे लोड हैं कि ये रिपीटेडली क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं। मीन्स ये साइकिल्स में होते हैं। साइकिल्स का मतलब है कि पहले का लोड बढ़ेगा तो फिर थोड़ा घटेगा, चाहे वो पॉजिटिव में ही हो। पहले अगर मान के चलो 50 न्यूटन हुआ, फिर हो सकता है 20 न्यूटन हो, फिर 50, फिर 20, फिर 50, फिर 20, फिर हो सकता है 50, 20, 10, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके क्या है, ये रिपीटेडली क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ऐसे लोड को बोलते हैं क्या, फटीग लोड। तो हम बोल देंगे दे आर अप्लाइड, और हम बोल सकते हैं
they are applied repeatedly with respect to time, इधर देखना, with respect to time। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ हमें फटीग लोड पता चल गया कि कोई भी लोड अगर टाइम के साथ या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब हम बोलते हैं फटीग लोड, जैसे ही हम टाइम के साथ स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब बहुत से लोग सोच रहे हैं सर ये चेंज कैसे होगा? ये चेंज इसलिए होता है, जैसे मान के चलो ये साफ्ट है, क्लियर है ना, ये साफ्ट है, ये साफ्ट घूम रही है, अगर ये घूम रही होगी तो मूवमेंट में होगी, लेकिन इस साफ्ट पे हो सकता है कहीं ना कहीं क्या लगाओ, कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा लोड लगाओ, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वेट लगाओ, तो वो वेट कभी ऊपर आएगा तो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करेगा, नीचे आएगा तो नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करेगा, और इस तरह हमारे कभी ऊपर डेवलप कर रहा है तो ऊपर लोड आएगा, कभी नीचे कर रहा है तो नीचे आएगा, तो इस तरह से क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा लोड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इस तरह से हमारे लोड कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, तो ऐसे लोड को बोलते हैं, कभी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कभी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे लोड कहलाते हैं क्या, फटीग लोड। ठीक है, क्लियर है इतना? और ये रिपीटेडली क्या होते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम अप्लाइड होते हैं। क्या इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब इधर देखना, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आती हैं कि अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, कि अगर खाली हमारा क्या हो रहा है, ओनली हमारी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ओनली डायरेक्शन changes with respect to time, कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे लोड को बोलते हैं हम क्या, कंप्लीटली रिवर्स लोड। इधर देखना, हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स लोड। क्लियर है ना? कंप्लीटली रिवर्स लोड। क्या इतना क्लियर सबको, कि अगर खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लोड को बोलें कंप्लीटली रिवर्स लोड। अगर मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं कि ये टाइम है, मान के चलो ये क्या है, टाइम है, और यहाँ पे क्या है, लोड है, इस तरह से क्या है, ये लोड बना हुआ है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब पहले ऊपर प्लस जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इस तरह की जो लोडिंग कंडीशन होगी इसको बोलें कंप्लीटली रिवर्स लोड। ऊपर भी मैग्नीट्यूड सेम, नीचे भी सेम, मैग्नीट्यूड ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है सबको कि ओनली डायरेक्शन चेंज हो तो क्या होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज हो तब हमारा कंप्लीटली क्या होगा, रिवर्स लोड होगा। दूसरा लोड आता है जिसे बोलते हैं ओनली मैग्नीट्यूड चेंज। लो सेकंड क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ना? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। नाम से ही पता चल रहा है सबको क्या होता है। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। डायरेक्शन का मतलब ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, पहले ऊपर भी जा रहा था नीचे भी जा रहा था, अब ऊपर ही ऊपर हो सकता है या नीचे ही नीचे हो सकता है, सिर्फ प्लस प्लस की कंडीशन होगी या फिर माइनस माइनस की कंडीशन होगी, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, कभी बढ़ रहा होगा कभी घट रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा कभी घट रहा होगा, तो इस तरह के लोड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। इधर देखना, फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम के साथ हो रहा है सब कुछ चेंज, और यहाँ पर लोड ले लिया हमने ऊपर नीचे की तरफ, तो अगर मान के चलो कुछ इस तरह के जो लोड होते हैं, कभी ऐसे गया कभी इस तरह गया, मीन्स डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं जा रही, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। जब हम कर्व बनाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कभी घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, ऐसे लोड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? अब तीसरा आता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो, क्या हो रहा हो, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ऐसे लोड को बोलते हैं अल्टरनेटिंग फटीग लोड। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग फटीग लोड। इधर देखो, इसको मिटा दूं, ये तीसरा लोड हमने बोला है ना, चाहे एक बार मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एक बार डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, दोनों चेंज हो रहे हो, दोनों चेंज होंगे तो क्या होगा, लो, इफ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड
चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे लोड को बोलते हैं हम, क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड, क्लियर है। और इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ, इधर देखना, इसका डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो क्या हुआ, इसका डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, इधर देखो। अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा क्या है, लोड, ये लोड बना लिया, और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो टाइम के साथ देख रहे हैं, तो कभी क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, क्लियर है ना। तो इस तरह के लोड्स को बोलते हैं हम क्या, अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। मीन्स कहीं भी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और हमारा क्या चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। ऐसे लोड कहलाते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। तीन तरह के लोड पड़े, खाली क्या चेंज हो रहा हो, हमारा डायरेक्शन चेंज हो रही हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसे बोलते थे हम क्या, कंप्लीटली रिवर्स लोड, क्लियर है ना। क्या बोल रहे थे, कंप्लीटली रिवर्स लोड। दूसरा जो हमने पढ़ा था उसको क्या बोल रहे थे, फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड, जिसमें क्या हो रहा था, ओनली हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसे बोल रहे हैं अल्टरनेटिव फ्लक्चुएटिंग लोड, और ये इस तरह का दिखाई देगा। क्या क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। और ये फटीग लोडिंग के बाद इसकी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है, इसे बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट या फिर एंड्योरेंस स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट या फिर एंड्योरेंस स्ट्रेस। एंड्योरेंस लिमिट या फिर एंड्योरेंस स्ट्रेस। इधर देखना, हम बात कर रहे हैं एंड्योरेंस लिमिट की, एंड्योरेंस लिमिट, और इसी को बोल दो स्ट्रेस। क्या होती है, इधर देखना क्या होती है, इट इज द लिमिट, हम बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ completely reverse stress, completely reverse stress that a material can bear for infinite number of cycles, कैन बियर विदाउट फेलियर, यहाँ ये भी लिख लेना, विदाउट फेलियर और फ्रैक्चर फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। इधर देखना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। इसका मतलब कि ये जो है मूवमेंट में होगा, कोई भी मटेरियल मूवमेंट में होगा तभी जाके फटीग लोडिंग आ रही होगी। मूवमेंट का मतलब मोशन में होगा तभी फटीग लोड आ रही होगी। और फटीग लोड के दौरान इसकी स्ट्रेंथ हम जो चेक करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगी, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, वो कहलाएगी एंड्योरेंस स्ट्रेस, क्लियर है ना। और फटीग लोडिंग के केस में, स्टैटिक लोडिंग में जब हम डिजाइन करते हैं तब मटीरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फटीग लोडिंग में कम होती है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग लोड आ जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग लोड स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है। हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स की, कि जब ये मटेरियल क्या हो रहा होगा, मूवमेंट में होगा, तो कितनी साइकिल से क्या है, बियर कर सकता है, मीन्स बियर नहीं, कितनी साइकिल तक रन कर सकता है। और जो साइकिल होंगी वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कहलाएंगी, साइकिल कहलाएंगी, विदाउट एनी फेलियर। और ये कितना होता है नंबर, अभी देखना कैसे है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स कब बोलते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल क्या बोलते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल का मतलब है कि जितना इसको क्या है, रन करना चाहिए था, जितने टाइम पीरियड तक के लिए रन करना चाहिए था उससे पहले ही टूट गया, उसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। और लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगी कि जितने टाइम तक इसे रन करना चाहिए उतने टाइम तक तो ये रन किया, थोड़ा सा और ज़्यादा क्या हो गया, रन कर गया मटीरियल, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्लियर है ना। इधर देखना, तो अगर मैं बात करूंगा कि अगर मैं सिग्मा इंड्यूस्ड की बात कर रहा था कि किसी भी मटेरियल में कुछ स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी या डेवलप होगी, वो अगर लेस देन क्या हो, सिग्मा फेलियर हो, लेस देन और इक्वल टू क्या हो, सिग्मा फेलियर, तब इस कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। ये मूवमेंट के दौरान है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, क्लियर है ना। और ये होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 × 10⁶ साइकिल्स, कंसीडर करते हैं इतना, क्लियर है ना, कि अगर कोई भी मटेरियल इतनी साइकिल तक क्या हो गया,
रन कर गया, इतनी साइकिल तक रन कर गया और वहाँ पे हमारा फेलियर नहीं हुआ, तो सिग्मा इंड्यूस्ड लेस देन होनी चाहिए, तभी तो फेलियर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को बोल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए हमारा मटेरियल क्या कर गया, रन कर गया। लेकिन अगर मान के चलो सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ सिग्मा इंड्यूस्ड जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा फेलियर आ गया, सिग्मा फेलियर, तब हम बोल देंगे कि ये हमारा मटेरियल जितना लाइफ टाइम तक चलना चाहिए था उतना नहीं चला, उससे पहले ही ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसी साइकिल्स को बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। और ये साइकिल्स क्या होंगी, इससे कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। यहाँ पे ग्रेटर देन कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख लेना ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁶ साइकिल से ज़्यादा चलना चाहिए, तब बोलते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब लेस देन होगी, यहाँ पे लेस देन 1 × 10⁻⁶ साइकिल्स। जब मशीन डिज़ाइन पढ़ोगे तो यही कंसेप्ट वहाँ पे आता है। जब हम फटीग लोडिंग की डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ क्राइटेरिया आते हैं, और वो क्राइटेरिया क्या क्या कहलाते हैं, एक सोडरबर्ग इक्वेशन, एक हमारी क्या होती है गोल्डमैन्स इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशन हम वहाँ पे पढ़ते हैं। क्लियर है ना, इतना क्लियर सबको। तो ये तो था हमारा फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग में क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उसे बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। क्लियर है ना, या फिर एंड्योरेंस स्ट्रेस। और अगर स्टैटिक लोडिंग में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो दो होती है, यील्ड स्ट्रेंथ और हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या इतना क्लियर सबको। अगर मैं स्टैटिक लोडिंग में डिजाइन करूंगा तो या तो यील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करूंगा या फिर अल्टीमेट को कंसीडर करूंगा। डक्टाइल मटेरियल है तो यील्ड लेंगे, ज़्यादातर मोस्टली यील्डिंग ही लेते हैं, क्योंकि यील्डिंग के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लग गया तो कभी भी मटीरियल ब्रेक डाउन कर सकता है। तो हमको जैसे इंडिकेशन मिला कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसी तक ही हमें सेव करना है, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में जब हम डिजाइन करेंगे तो यील्डिंग क्राइटेरिया ही फॉलो करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे ही नहीं। हो सकता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक मटीरियल टूटे ना, वहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब है थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। क्लियर है ना, और जितना हार्ड होगा उतनी जल्दी चांसेस क्या हो जाते हैं उसके टूटने के हो जाते हैं, फ्रैक्चर जल्दी होता है। क्लियर है ना, इधर देखो, ये जब मटेरियल साइंस पढ़ोगे वहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। इधर देखो, अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने दो क्राइटेरिया पढ़े थे, एक क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया देखता हूँ, रिजिडिटी क्राइटेरिया। डिजाइन क्राइटेरिया में दूसरा क्राइटेरिया है क्या, रिजिडिटी क्राइटेरिया। डिजाइन क्राइटेरिया में ये कौन सा क्राइटेरिया है, दूसरा है रिजिडिटी क्राइटेरिया। इधर देखो, ये दूसरा क्राइटेरिया है डिजाइन क्राइटेरिया में, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी क्राइटेरिया। क्या कहता है इधर देखना कि रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि रिजिडिटी का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा रिजिड उतनी कम डिफॉर्मेशन। इसका मतलब डिफॉर्मेशन कम होने चाहिए, डिफॉर्मेशन अगर ज़्यादा होंगे तो मटेरियल ब्रेक डाउन होने के चांसेस में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, डिफॉर्मेशन, इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन क्या है, और वो डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल डिफॉर्मेशन से कम ही होने चाहिए, तब तो हमारी डिज़ाइन क्या होगी, सेफ होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन है, क्या लिख दूँ मैं, इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन, इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन जो होंगे वो क्या होने चाहिए, लो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम परमिसिबल डिफॉर्मेशन। कितना क्लियर है। तो ये बोलेगा कि मैक्सिमम इतना डिफॉर्मेशन इसमें हो सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया, उसमें बोल दिया कि ये कोई हमारा कोई शाफ्ट है, ये ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। ट्विस्टिंग में उसने बोल दिया 2 डिग्री तक ही मैक्सिमम ट्विस्टिंग पॉसिबल है। मीन्स मैक्सिमम परमिसिबल ट्विस्टिंग जो दे रखी है 2 डिग्री है। इसका मतलब मैं अब जो लोड लग रहा था, क्या लोड लग रहा था हमारा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी ने भी पढ़ा नहीं है, कि कोई भी लोड लग रहा है ट्विस्टिंग मूवमेंट, उस ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से हम क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड क्या निकालेंगे हम, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे, जो डिफॉर्मेशन है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इंड्यूस्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे, उसकी वैल्यू 2 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब तो हमारी डिजाइन क्या होगी, सेफ होगी। उसी को बोलते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। ये दोनों क्राइटेरिया को हमें क्या है, चेक करना होता है। कल को क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि दोनों क्राइटेरिया एक साथ दे दे, बोले कि अब बताओ इस मटेरियल की या फिर इस शाफ्ट की या फिर इस मेंबर की डायमेंशंस क्या रखें हम, ताकि ये हमारे दोनों क्राइटेरिया का क्या करे, फुलफिल करे। क्या इतना क्लियर है सबको। तो ये हमने आज पढ़े थे क्या, 2 क्राइटेरिया पढ़ लिए, और हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली कि क्या स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें पता चल गया, और हमें
फटीग लोडिंग में भी पता चल गया, स्टैटिक लोडिंग में भी पता चल गया। सारी चीज़ हमने आज क्या कर ली, डिस्कस कर ली स्ट्रेंथ से रिलेटेड। अब हम कल पढ़ेंगे मैथमेटिकल जो टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक्स है, ये बेसिक्स आने चाहिए। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एक्सियल लोडिंग लग रहा है किसी मेंबर पे, तो उससे ऑब्लिक प्लेन पर कंसीडर करते हैं तो क्या कौन कौन सी स्ट्रेसेज आती हैं और उन स्ट्रेसेज के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर है इतना? कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल के लेक्चर को देखना ना भूलें। क्या इतना क्लियर है? और आज का लेक्चर अगर पसंद आए, वाकई मन से बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, बाकी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो एक बार क्या करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। जिनके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, अभी लॉकडाउन में कुछ लोग क्या है ऐसे ही फंसे हुए हैं, कोई विलेज ग्रामीण क्षेत्र से आता है, शहर से जाके ग्रामीण में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो इंटरनेट का सोर्स सबके पास है, तो एक बार उनको क्या करना है, शेयर कर देना है ताकि वो भी अपना क्या करें, बेनिफिट उठा सकें। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? बाकी ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अच्छे से खुशी क्या है, रहना है। क्लियर है ना? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगला सेशन हम क्या है कंडक्ट करेंगे कल। क्लियर है? थैंक यू।